हम आ गए लेकर के फिर से आप लोग के लिए फिजिक्स, जो कि इसमें जो है पूरा 500 क्वेश्चन का जो है ये पूरा सार है। तो दोस्तों ये जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, कमेंट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो इसका जो रेट रखा गया है 10 रुपया, क्योंकि दोस्तों हम लोग को टाइपिंग में भी कुछ खर्चा पड़ जाता है इसलिए करके। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह हम अगला नया वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते आज के क्वेश्चन की ओर। एक द्रव बूंद की जो प्राकृतिक गोला आकार की होती है, उसका कारण क्या होता है दोस्तों? तो वो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है, क्योंकि यह दोस्तों लाभ में सांस में बाधा डालता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश का जो बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण दोस्तों क्या होता है? तो वो पृष्ठीय तनाव के कारण शेविंग ब्रश जो है पानी से निकालने के बाद वो आपस में चिपक जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्थिर गति से आ रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरेगा कहाँ पे दोस्तों? तो उनकी हाथ में गेंद गिरेगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूध में मक्खन निकाल लेने पर, दूध में से जब हम मक्खन को निकाल लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों? दूध का घनत्व घट जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार घट जाता है दोस्तों। जब कोई वस्तु को पृथ्वी से हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। संवाद कमरे में छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि संवाद जो है छत के निकट लगाए जाते हैं, कमरे में छत के निकट लगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा उठती है और बाहर चली जाती है। उठ के क्या होती है दोस्तों? बाहर चली जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हवाई जहाज के फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं दोस्तों तो अगर फाउंटेन पेन हमारे पास रहे तो उसका क्या होता है? इंक बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ने से दबाव में कमी आ जाती है। क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई बढ़ने से दबाव में कमी आ जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। धक्का सह प्रायः स्टील से बनाए जाते हैं, क्योंकि धक्का सह प्रायः स्टील से बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? उसकी प्रत्यस्थता अधिक होती है इसलिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि दोस्तों यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों? तो 746 वाट के बराबर होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या होता है? सा कम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सा कम हो जाए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, तो आप लोग इसको जो है रट जाइए, कोई भी एग्जाम में आपको काम आ सकता है कभी भी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अंडा मृत जल में डूब जाता है, नमक के सांद्र घोल में तैरता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों नमक जो है
पानी में जब हम नमक मिला देते हैं तो नमक के घोल का घनत्व क्या होता है, अंडे के घोल से अधिक हो जाता है, इसलिए करके। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी घूम रहा है, कोई चीज़ पे क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, तो घूम रहा है तो उसको अपना चाल कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ बाहर की तरफ क्या करेगा, फैला देगा, तो उसका घूर्णन गति क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 54 किलोमीटर घंटा के वेग का मान क्या होगा। 54 किलोमीटर घंटा के वेग का जो मान होगा दोस्तों क्या होगा, 15 मीटर सेकेंड, 15 मीटर सेकेंड या 3600 सेकेंड बराबर 15। कुछ फॉल्ट लग रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसको कोशिश करेंगे सही सुधारने का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन मीटर मात्रक है किसका दोस्तों, तो न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्री बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है क्या दोस्तों, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा मिलती है, स्वचालित कलाई घड़ियां में जो है ऊर्जा मिलती है, वह बैटरी से ऊर्जा मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब कुएं से पानी की बाल्टीन को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टीन क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। जब वो पानी में रहता है बाल्टीन तो हमें उतना भारी नहीं पता चलता, हल्का रहता है। जब ही वो पानी से बाल्टीन बाहर आता है तो वो भारी महसूस होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारहीनता होती है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण क्या होता है, भारहीनता। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। दोस्तों जब एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब जहाज का जो स्तर होता है थोड़ा क्या होता है, ऊपर आ जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों लोहे की जो कील होती है वो पानी में तैरती है, बाकी पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाता है। तो दोस्तों लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके बाहर ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है दोस्तों, तो विस्थापित पानी के भार से के बराबर होता है। विस्थापित पानी के भार के क्या होता है दोस्तों, तो यह बराबर होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बर्फ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल में क्या होता है, वह डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी हो जाती है, इसीलिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसे किसके द्वारा समझाया जाता है। तो दोस्तों इसे न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो संवेग संरक्षण के आधार पर प्रणाली आधारित होती है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है दोस्तों, तो संवेग संरक्षण पर यह क्या होती है, आधारित होती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की क्या हो जाएगी, आशंका का कारण होगा दोस्तों क्या, विश्राम जड़त्व हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे कर पकड़ता है, क्योंकि दोस्तों विश्राम की स्थिति में आ जाती है, बॉल जो है वो क्या होती है, विश्राम की स्थिति में आ जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर में क्या होता है, इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपका, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा, तूफानी हो जाता है दोस्तों। तो वायु दाब मापी जो होता है
उसकी रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाए तो वो क्या संकेत देता है? तूफानी मौसम का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाएगा? गुब्बारे का जो है आमाप में वृद्धि हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूर तक दौड़ता है, ऐसा क्यों करता है दोस्तों? एक धावक लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ दूर तक दौड़ता है, ऐसा क्यों करता है? छलांग लगाने समय उसके शरीर की गति उनको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, इसलिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दो विभिन्न प्रकार के पत्थर को एक शिखर से गिराया जाता है दोनों को साथ, तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर क्या होगा? एक साथ गिरेगा। दोनों पत्थर जमीन पर क्या होगा दोस्तों? एक साथ गिरेगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। श्यानता की इकाई क्या होती है? श्यानता की इकाई दोस्तों पॉइज होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसकी किस पे दोस्तों? तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। हम जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस कारण के किरण पुंज है? तो यह समांतर प्रकार के किरण पुंज है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? वैसे ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों? तो वैसी ही रहती है, वही नहीं रहती है दोस्तों, वैसी ही रहती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जिसे कहते हैं क्या दोस्तों? तो फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? फोटोन कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है दोस्तों? तो प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है तो आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी को दो उत्तल लेंस, मतलब असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होता है। असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है क्या? तो परिकिरणन है। क्या दोस्तों? परिकिरणन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनकी क्या होती है दोस्तों? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? आवृत्ति समान बनी रहती है। क्या होता है दोस्तों? तो आवृत्ति समान बनी रहती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि छोटा तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है, इसीलिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों किस गुणधर्म के कारण जो है पानी से भरी बाल्टीन या कोई भी बर्तन में डुबाई गई छड़ टेढ़ी दिखती हुई प्रतीत हुई? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आता है हीरे से कांच में आ जाता है दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आ जाता है कहाँ दोस्तों? तो हीरे से कांच में आता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है दोस्तों? तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है दोस्तों, वायुमंडल में सूर्य की किरण का जल बूंद के द्वारा परावर्तन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मेघतृष्णा
मेघ तृष्णा उदाहरण है किसका दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मेघ तृष्णा उदाहरण है किसका दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है क्या? अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है किस दोस्त? प्रकाश तरंगे है अनुप्रस्थ तरंग। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश विकिरण की आकृति होती है। तो दोस्तों प्रकाश विकिरण की जो आकृति होती है, प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग एवं कण दोनों के क्या होती है दोस्तों? समान होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखता है, ऐसा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो अपवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों? तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जैसे जहाँ मछली है उसके ऊपर ही निशाना लगाना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कपड़े को धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? तो उनकी सही वर्ण संयोजिक के कारण हम नील का प्रयोग कपड़ा धोते समय करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पीले रंग का पूरक है क्या? तो पीले रंग का जो पूरक है दोस्तों वो नीला है। पीले रंग का पूरक क्या दोस्तों? नीला है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्दर्शीय क्या है? तो दोस्तों अंतर्दर्शीय जो है दोस्तों वह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों मायोपिया से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। मायोपिया से क्या होता है दोस्तों? तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है दोस्तों? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दोस्तों दूरदृष्टि दोष। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो देखो दोस्तों 10 मीटर की वस्तु को यह व्यक्ति नहीं देख पाता है, इसे कौन सा दोष हो गया? कौन सा बीमारी आँख में हो गया दोस्तों? तो दूरदृष्टि दोष हो गया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ल्यूमेन एकक है। तो ल्यूमेन एकक है ज्योति प्लक्स का। ल्यूमेन एकक क्या है दोस्तों? ज्योति प्लक्स है। तो दूरबीन क्या है दोस्तों? दूर की वस्तु देखने का यंत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? दूरबीन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? 8.5 मीटर होता है दोस्तों, 8.5 मीटर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का किरीट कोरोना भाग दिखाई देता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होगा दोस्त? चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पर देखिए दोस्तों ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसे यंत्र है जिससे संकेत को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? तो यह दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि दोस्तों वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसलिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश की तरंग
वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तक प्रभावित होगा? तो दोस्तों केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो आँख का अंधेरे के प्रति कुछ समय तक अनुकूलित होना। दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम धूप से अचानक कोई बंद कमरे में जाते हैं, जैसे कि अंधेरे रूम में, तो कोई वस्तु साफ साफ हमें नहीं दिखाई देता, या रूम में भी आते हैं तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो होता है रेटिना वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और जब धीरे धीरे हम ठंडे रूम में आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, फैलता है, तो हमें वस्तु दिखाई पड़ता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे नतोदार भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दोस्तों अवतल लेंस जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो दोस्तों साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण परिघटना का कारण है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कार के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों कार के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो वो अब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक निकट दृष्टि नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर हो तो लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा? 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, नेट डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हैंड मिरर का प्रकार होता है कैसा दोस्तों? तो हैंड मिरर का प्रकार कैसा होता है? अवतल होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्रदान में दाता की आंख से किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो जब हम नेत्रदान करते हैं तो किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तन होता है? तो रेटिना से यह उत्पन्न होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्वास्थ्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो दोस्तों 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र जो होता है, जिसका आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो दूर की वस्तु कितना दूर तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट रूप से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो जब दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस। जिसे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है उसे किस प्रकार का चश्मा दिया जाता है? तो अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष जिसको हो जाता है उसे निकट की वस्तु क्या होता है दोस्तों? नहीं दिखाई पड़ता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग वे रंग है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्राथमिक रंग कहेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है दोस्तों? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो जब हम पानी टंकी जो भरा होता है पानी से, जब हम ऊपर से देखते हैं तो उसका गहराई क्या होता है दोस्तों? तो गहराई
कम गहराई दिखाई देता है। इसका कारण जो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो चटका हुआ जो कांच होता है दोस्तों वो चमकीला क्यों प्रतीत होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मरीचिका एक उदाहरण है किसका? मरीचिका एक उदाहरण है तो प्रकाश के परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष कितने रंग के होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इंद्रधनुष 7 रंग के होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो हीरा जो चमकदार दिखाई देता है किसके कारण दोस्तों? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों हीरा चमकदार दिखाई देता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो कांच से जल में गुजरना होता है। कहाँ से गुजरना होता है दोस्तों? तो कांच से जल में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बाह्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? तो दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो वो काला दिखाई देता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए, अबिंदुकता का दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों लैम्पर्ट जो नियम है वो किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो दोस्तों आवर्धक लेंस जो होता है वास्तव में उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस जो होता है दोस्तों वास्तव में कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में C द्योतक क्या होता है? प्रकाश वेग का। C जो द्योतक होता है वह प्रकाश वेग का होता है। तो दोस्तों आइंस्टीन का जो समीकरण E=mc² है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि सोडियम जो होता है वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। ये चमकदार रोशनी देता है इसलिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंग का विभाजन कहलाता है क्या? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंग का विभाजन कहलाता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में प्रकाश की किरण का कारण क्या होता है दोस्तों? वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण तो वह धूलकण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा कैसा? तो वो काला दिखाई देता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो अब सारी लेंस की तरह वह व्यवहार करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि देखिए खतरा के लिए जो है लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का जो होता है परिकिरणन दोस्तों वो सबसे कम होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता है? तो दोस्तों अस्त होते समय जो होता है सूर्य लाल दिखाई देता है वो किसके कारण दोस्तों? तो वह है प्रकिरणन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में जो है
किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों तारे जहाँ होता है उससे हमें क्या होता है? दूर दिखाई देता है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किस गाड़ी के अग्रदीप से आकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? तो अवतल लेंस को उपयोग में लाना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं क्या दोस्तों? जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो कौन सा लेंस लेते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दाढ़ी बनाते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में हम लेते हैं किसको? दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम काम में किसको लेते हैं दोस्तों? अवतल लेंस को काम में लेते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो दोस्तों कार चलाते समय आप पीछे की वस्तु या पीछे कुछ भी देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि बाइक के साइड मिरर के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों मानव आँख की रेटिना पर जो है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख की रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो वास्तविक तथा उल्टा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है कितनी? तो वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई वस्तु को समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है, कहाँ पे दोस्तों? तो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत हो जाती है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी होगी क्या? 50 सेंटीमीटर होगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में क्या होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं। रंग के अलग करने का क्या तरीका है? तो दोस्तों 7 रंग को अलग करने का तरीका क्या है? तो फीटर से रंगों को अलग किया जा सकता है दोस्तों। फीटर से क्या कर सकते हैं? रंगों को अलग कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा कैसा? तो जब हम लाल ताप को अधिक ताप पर गर्म करते, कांच को अधिक ताप पर गर्म करते तो वो हरा दिखाई देता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस पे? दोस्तों प्रकाश का जो रंग निश्चित किया जाता है किस पे? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों सूर्य की किरण में कितने? 7 रंग होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला, हरा होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है कौन दोस्तों? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है वो बैगनी होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश से लाल, हरा व नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग होता है कैसा? सफ़ेद हो जाता है। कैसा होता है दोस्तों? तो वो सफ़ेद हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो दोस्तों फिल्म आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है। किसमें दोस्तों? फोटोग्राफिक कैमरे में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। किस में दोस्तों? तो कैमरे में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? मानव की आंख वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो किस भाग पर दोस्तों बनाता है? तो दोस्तों ये जो थोड़ा आगे पीछे है तो ये कॉर्निया पे बनाता है दोस्तों। मानव की आंख का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है? मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनाता है? तो कॉर्निया पे बनाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आइरिस का क्या काम होता है? तो दोस्तों आइरिस का जो काम होता है वो क्या, आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है आइरिस, जिसको पुतली बोलते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। वस्तु से छोटा लेकिन क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंगे में प्रवाहित होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूरबीन का आविष्कार किया था किसने? तो गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का प्रयोग किया गया था, आविष्कार किया गया था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। तो अवतल लेंस किसके सुधार हेतु प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो निकट दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो दोस्तों 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। धूप में चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितना? 0 डायोप्टर। दोस्तों धूप के चश्मे की क्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है यह है कौन दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो वह अपवर्तन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सब श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को है जो दोस्तों नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। दोस्तों प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है दोस्तों? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्योदय से कुछ मिनट पहले, जब सूर्योदय होता है उससे कुछ मिनट पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें सूर्य दिखाई पहले पड़ जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? क्या घटित होगा दोस्तों? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर करती है। परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होती है दोस्तों वह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। आपतन कोण पर क्या होता है दोस्तों? निर्भर नहीं करती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? प्रकाश की जो दोस्तों गति होती है किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच से जब जाती है तो वो न्यूनतम हो जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसे तारे के रंग से
पता चलता है उसके किसी तारे के रंग से। क्या होता है दोस्तों किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे यह क्या करती है, अपरिवर्तित करता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे यह परावर्तित करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को पानी में लटकाकर नहीं, पानी में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में दिखाई जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, बोल रहा क्वेश्चन कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। तो किसके कारण, अपवर्तन, विवर्तन एवं परागकण। अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर, परागम्य की परिघटना के आधार पर दिखाई देता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों, तो प्रतिपाद जिसे अमावस्या कहते हैं। प्रतिपाद जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, अमावस्या कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उचित रीति से कटे, नहीं रेती से होगा दोस्तों। उचित रेती से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च परावर्तन सूचकांक होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है किसको, एक स्थिर चुंबक उत्तर तथा दक्षिणी को, उत्तर और दक्षिणी को दर्शाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पलक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम से होता है, उसकी प्रागम्यता के माध्यम से होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, चुंबकीय सुई जो होती है किस तरह संकेत करती है, तो उत्तर की ओर संकेत करती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है किस पे दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे आधारित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों, तो वोल्टता को घटाने में प्रयुक्त होता है। वोल्टता को क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर वोल्टता को घटाने में प्रयुक्त होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया अरस्टेड के द्वारा। ये दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया अरस्टेड द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है दोस्तों, ध्रुवों पर जो है नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में यह टिकती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है, चुंबकीय कपास की सुई जो होती है वो किस ओर इंगित करती है दोस्तों, तो चुंबक उत्तर व चुंबक दक्षिण, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर क्या करता है दोस्तों, यह इंगित करता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय
पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं वे प्रतिकर्षित कर सकते हैं किसको? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रतिकर्षित कर सकते हैं किसको? चुंबकीय पदार्थ को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान 0 डिग्री होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए कैसी? एक दूसरे के समांतर। कैसी होनी चाहिए दोस्तों? एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। दोस्तों कौन विद्युत चुंबकीय है? तो तांबा क्या है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय है। तांबा क्या है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय याग्योत्तर और भौगोलिक याग्योत्तर के बीच का कोण को कहते हैं क्या? चुंबकीय द्विघात कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किधर? तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में वह ठहरता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है क्या? परिणामी ध्रुव कहलाता है। तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। क्या दोस्तों? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दक्षिण से उत्तर की दिशा में। पृथ्वी क्या दोस्तों? एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होती है? तो दक्षिण से उत्तर की दिशा में विस्तृत होती है। लोहा का क्यूरी ताप होता है कितना? तो दोस्तों लोहा का जो क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है क्या? तो गैस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो गैस होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक चुंबक के दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, यदि एक चुंबक को दो भाग में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। दोनों भाग क्या होते हैं? पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है दोस्तों? तो दोनों किनारों पे अधिक आकर्षण शक्ति होती है चुंबक के। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो उसके मध्य में होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके दोस्तों? इस्पात के। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं दोस्तों? तो नर्म लोहे के। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तांबे मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबे मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि इनकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न हो जाती है, इसलिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल है तो शुष्क सेल क्या है दोस्तों? प्राथमिक सेल है। तो दोस्तों शुष्क सेल क्या है? तो वह एक प्राथमिक सेल है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लोहे के ऊपर जो हम जिंक का लेप चढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों करते हैं? सुरक्षा के लिए करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत उपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड की तरह। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी तार की त्रिज्या
यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना क्या होगा? हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल में किसका विद्युत उपघटनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। किरचॉफ का जो धारा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैल जाता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब वह फैल जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। डायनमो एक मशीन है, इसका काम क्या है दोस्तों? डायनमो क्या है दोस्तों? तो एक मशीन है, इसका कार्य क्या है? उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना। तो डायनमो क्या करता है दोस्तों? उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित कर देता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्थिर विद्युत आपेक्षित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों स्थिर विद्युत आवेशित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर दोस्तों किससे कार्य करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किससे कार्य करता है दोस्तों? तो प्रत्यावर्ती धारा से कार्य करता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को क्या किया जा सकता है दोस्तों? दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। तो वह किसके कारण? दिष्ट कार्य के द्वारा बदला जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है क्या है? वह रासायनिक ऊर्जा है। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है यह है क्या? रासायनिक ऊर्जा है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। यदि किसी प्रतिरोध तार का लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? बढ़ता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है क्या? तो कम दाब पारा रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है दोस्तों? कम दाब पारा रहता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बिजली के खंभे की गति बदलने के उपयुक्त साधन है क्या? रेगुलेटर है। तो दोस्तों क्वेश्चन बोला कि बिजली के खंभे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर है। क्या दोस्तों? रेगुलेटर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का मात्रक है क्या? तो ओम है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों? तो वह ओम है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। घरों में बल्ब पंखे आदि लगे होते हैं किस श्रेणी में दोस्तों? तो वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो घरों में जो बल्ब पंखे आदि लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का जो होता है आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो 10 के पावर 6 ओम है। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है दोस्तों? 10 के पावर 8 ओम है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत को उत्पन्न करने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। माइका है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। माइका क्या है दोस्तों? तो ऊष्मा का भी कुचालक है और विद्युत दोनों का कुचालक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्य होता है
3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जब बल्ब जलता है तो विद्युत बल्ब के तंतु का जो तापमान हो जाता है 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दोस्तों एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा मापने की इकाई है। क्या है दोस्तों एम्पियर? तो विद्युत धारा मापने की इकाई को हम एम्पियर कहते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर बैटरी होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं क्या? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं क्या दोस्तों? तो रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त क्या होता है? एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयुक्त होता है या प्रयोग करते हैं। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है क्या? कूलाम का नियम। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है क्या दोस्तों? तो कूलाम का नियम। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। समान आवेश में होता है क्या? तो विकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है दोस्तों? तो वो विकर्षण होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक का दोस्तों आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किलोवाट घंटा इकाई है किसका? तो विभवांतर का। किलोवाट घंटा इकाई किसका है दोस्तों? विभवांतर का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है दोस्तों? तो वोल्टेज के मापन पर आधारित होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फैराडे के नियम संबंधित है किससे? तो विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? एक फ्यूज तार का जो उपयोग होता है दोस्तों वो किसके लिए होता है? तो अधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिनका गलनांक कम हो जाता है। दोस्तों घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार, जब हम घर में बोर्ड में जो फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। धातुएं विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अतिचालक का लक्षण क्या है दोस्तों? तो उच्च प्रागम्यता है। अतिचालक का लक्षण क्या है दोस्तों? तो उच्च प्रागम्यता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? तो वो क्या? अर्ग। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो अर्ग कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो दोस्तों बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि दोस्तों बल्ब को जो हम तोड़ते हैं तो उसमें तेज आवाज़ होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? बल्ब के अंदर निर्वात में तेज से प्रवेश करती है। बल्ब के अंदर निर्वात तेज से प्रवेश करती है इसलिए वह आवाज़ करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों
तो दोस्तों बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि दोस्तों टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए क्या करते हैं, बिजली के बल्ब से पूरी तरह से हवा को निकाल दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक धारा को रोकने के लिए एक तार का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फ्यूज का सिद्धांत है किससे? फ्यूज का जो दोस्तों सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से। फ्यूज का सिद्धांत किससे है दोस्तों? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फ्यूज तार किससे बनता है? तो दोस्तों देखिए फ्यूज का जो तार बनता है वो किससे? तो टीन और शीशा के मिश्रण से। फ्यूज का तार किससे? तो टीन और शीशा के मिश्रण से फ्यूज का तार बनता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कोई बोतल है और बोतल में क्या होता है दोस्तों कि पानी भर दिए और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ये टूट जाएगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? तो पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, इसके कारण बोतल क्या होता है दोस्तों, टूट जाता है। इसके कारण क्या होता है, टूट जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण पाइप में पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। पाइप में पानी जमने से फैलने के कारण वह क्या होता है दोस्तों, पाइप फट जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, दो पटरी के बीच में कुछ खाली गैप क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि दोस्तों गर्मी के दिनों में वह क्या होता है, फैल जाता है और सर्दी के दिन में फिर वह सिकुड़ जाता है, इसके कारण गैप छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों बर्फ बनी झील के अंदर मछली जीवित रहती है, क्योंकि मान लीजिए कोई नदी है, पूरा इतना ठंडा हो गया वो बर्फ जम गया और उसके अंदर मछली जिंदा रहती है, क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। झील की तली पर क्या होती है, बर्फ नहीं जम पाती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका क्या होता है, गलनांक घट जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेग होता है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव की अपेक्षा गैस क्या होती है, अधिक प्रसार करती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि के ताप की तापमापी के द्वारा मापा जाता है। कैसे? तो पूर्ण विकिरण उष्ण उच्च तापमापी द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ठंडे देश में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक नियंत्रण रहता है। अल्कोहल का जो द्रव्यांक होता है दोस्तों वह नियंत्रण होता है। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। थर्मोकोल अल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? थर्मोकोल जो है दोस्तों अल्कोहल के द्वारा क्यों बनाया जाता है? अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, इसलिए दोस्तों अल्कोहल क्या होता है, पारा से अधिक सस्ता होता है, इसलिए। तो दोस्तों सूर्य का
ताप मापा जाता है किससे? सूर्य का ताप मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों? पायरोमीटर तापमापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रमफोर्ड के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का तापमान 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का तापमान 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना हो जाएगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पे होता है कितना? 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा मानव शरीर का तापमान। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों? ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों? तो वह चांदी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आता है? सूर्य की जो ऊष्मा होता है दोस्तों, सूर्य का ऊष्मा वो पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आता है? तो विकिरण के संचार के माध्यम से पृथ्वी पे आता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है क्या? 310 केल्विन होता है। केल्विन माप के से मानव शरीर का तापमान कितना हो जाता है? 310 केल्विन होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -0 डिग्री सेल्सियस पे। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट? तो दोस्तों सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सब क्या होगा? तापमापी एक -40 डिग्री सेल्सियस पे एक सब क्या होता है? समान होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम संबद्ध ताप क्या है? न्यूनतम संबद्ध ताप क्या है दोस्तों? -273 डिग्री सेल्सियस क्या है? तो न्यूनतम संबद्ध ताप है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का श्रय रोका जा सकता है। थर्मस फ्लास्क में क्या होता है दोस्तों? फ्लास्क में ऊष्मा का श्रय को रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा? चालन, संवहन और विकिरण से रोका जा सकता है। किस किस से दोस्तों? तो चालन से, संवहन से और विकिरण से थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का श्रय रोका जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिन की अपेक्षा पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है दोस्तों वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व जो होता है वो किस ताप पर अधिक होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवक्ता किरण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है दोस्तों? तो संवहन विधि के द्वारा होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है वह संवहन कहलाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दाब बढ़ने से किसकी द्रव्य का कथनांक बढ़ेगा? क्या होता है दोस्तों? दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का कथनांक क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होता है? दोस्तों काले वस्त्र की अपेक्षा जो है उसके मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, काला अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो काला वस्त्र में क्या होता है, सूर्य का जो धूप आता है वो हमारे शरीर पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। मगर क्या होता है, वाइट वस्त्र अगर हम पहनते हैं, उजला वस्त्र पहनते हैं तो वो क्या करता है, परावर्तित कर देता है, भेज देता है वापस। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म क्यों होती है? ऊनी कपड़े जो होती है वह सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। कौन दोस्तों? तो ऊनी कपड़े। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो मापता है किसको? वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो मापता है उसमें विकिरण को मापता है। किसको मापता है दोस्तों? उसमें विकिरण को मापता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्या दोस्तों? तो क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों हम डेसिबल को मापने के लिए वातावरण में ध्वनि, डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो दोस्तों एम्पियर जो है करंट मापने की क्या है? इकाई है। एम्पियर करंट मापने की इकाई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यंग प्रतिस्थांक सूचांक गुणांक, यंग प्रतिस्थांक गुणांक का एसआई मात्रक है क्या दोस्तों? न्यूटन वर्ग मीटर होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी दोस्तों? तो 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? तो दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? तो कैलोरी से मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किससे मापते हैं? कैलोरी से मापते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की दोस्तों इकाई है वो एम्पियर है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है दोस्तों? वह एम्पियर है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो वो डायऑप्टर है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कैंडेला मात्रक है किसका दोस्तों? कैंडेला जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जूल इकाई है किसका दोस्तों? तो ऊर्जा का। जूल किसका इकाई है दोस्तों? ऊर्जा का इकाई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो दोस्तों ल्यूमेन जो मात्रक है ज्योति पल्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों? तो ज्योति पल्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का मात्रक है दोस्तों? क्यूरी जो है वो किसकी इकाई का मात्रक है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? तो वह है पास्कल। कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? तो जूल। कार्य का मात्रक क्या है? वो जूल है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका दोस्तों? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों किसका? तो वह है दूरी का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जड़त्व का माप क्या है? तो वह द्रव्यमान कहलाता है। जड़त्व का माप क्या है? तो वह द्रव्यमान है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य को मापता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है दोस्तों? एंगस्ट्रॉम तो वह तरंगदैर्घ्य को मापता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसने न्यूटन
से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। न्यूटन से पहले किसने बताया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होता घूमता है? तो यह ब्रह्मगुप्त ने बताया था न्यूटन से पहले। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी, दोस्तों यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी हो जाएगी क्या? वह सुस्त हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वोल्टीय सेल से प्रयोग से, दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो रहा, फिर से पढ़ते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है क्या? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। जब हम कोई गद्दे के सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसके आकार में क्या होता है दोस्तों? परिवर्तित आता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? मतलब ऐसे पदार्थ में पाया क्या जाता है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उत्प्लावकता के संबंधित विज्ञान है क्या? आर्किमिडीज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है किस पे दोस्तों? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पे निर्भर करती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या होता है? जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरने का कारण क्या दोस्तों? लोहे के भार से कम होती है। किसकी भार? तो जल का भार। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वेग, संवेग और कोणीय वेग। क्या वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो वेग, संवेग और कोणीय वेग सदिश राशि है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? एक तो सदिश राशि है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अदिश राशि है क्या? तो वह अदिश राशि है ऊर्जा। अदिश राशि क्या दोस्तों? वह है ऊर्जा। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है किसका दोस्तों? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है और मात्रक अपरिवर्तित रहता है। भार क्या होता है दोस्तों? घट जाता है और मात्रक अपरिवर्तित रहता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे हम कहते हैं जड़त्व। उसे क्या कहेंगे? जड़त्व। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं क्या? तो न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो दोस्तों न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। पार्श्विक इकाई है किसका? तो दूरी का। पार्श्विक इकाई है किसका दोस्तों? तो दूरी का इकाई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है दोस्तों? तो वो घनत्व के कारण तैरता है। वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण क्या है? तो घनत्व है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? दोस्तों एक क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि समुद्र के प्लवन करते आइस बॉक्स का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग क्या होता है? समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर की ओर क्या होता है? उठ जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या दोस्तों? तो वह घनत्व रहेगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र पानी का जो घनत्व होता है दोस्तों वो साधारण पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान लगता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दिया जाए तो तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाता है। 2% क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलते हैं? तो दोस्तों इसका कारण है क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? तो वह होगी m डिग्री L सेल्सियस T डिग्री हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बर्नौली प्रमेय आधारित है किसका? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरता है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरता है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठीय तनाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उनकी समय अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका समय अवधि क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कण का द्रव्यमान तथा संवेग है, उनकी गतिज ऊर्जा होगी क्या? P इंटू पी बाई 2m हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित होता है क्या? तो स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में क्या भंडारित होता है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा भंडारित होता है। कक्षा में अगला क्वेश्चन दोस्तों। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुमति का कारण है कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया होता है, यह है क्या? यह है क्या? तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्या होता है दोस्तों? ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या? न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव होता है? तो दोस्तों यह तृतीय नियम के कारण यह संभव है। तृतीय नियम के कारण संभव होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दलदल में फंसे व्यक्ति का लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग नज़दीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान अधिक रहता है जबकि परिवर्तित होता है, परिवर्तनीय होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है न्यूटन की गति के विषयक प्रथम नियम। तो दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या बोलता है कि कोई वस्तु जैसा है वैसा ही रहे जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो चलते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। कौन सा नियम
यह कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सूजन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यह क्या ऊर्जा संरक्षण नियम बताता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ऑटोमोबाइलों के प्रयुक्त द्रव्य संचालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का। किसका है दोस्तों? पास्कल के सिद्धांत का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि को प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान को प्राप्त की जाती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है? समान त्वरण होता है। क्या होता है दोस्तों? समान त्वरण होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो वेक्टर का मान क्या होता है दोस्तों? अलग अलग है, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर का मान अगर अलग अलग है तो उसका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेल की पटरी अपने वक्र पर किस कारण से झुकी हुई होती है? तो रेल की पटरी अपने वक्र पर किस कारण से झुकी हुई प्रतीत होती है? तो रेलगाड़ी के भारत के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? दोस्तों साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि दोस्तों वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचा सके। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किधर की ओर घूमेगा? तो वह अंदर की ओर झुकता है। अगर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोड़ पे अगर घूमता है तो वह अंदर की ओर क्या होता है? झुकता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो दोस्तों दूध में से वसा को किस कारण अलग किया जा सकता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से वसा को अलग किया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पे जो है ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य पे दोस्तों क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी के एक गिलास में बर्फ के एक टुकड़ा तैर रहा है। पानी के भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो दोस्तों क्या होता है ना कि अगर हम एक गिलास पानी भर दे, उसमें बर्फ़ डाल दे, तो वो बर्फ़ में क्या होता है? वजन होता है। वो अपना स्थान को क्या करता है? घेर लेता है। वो धीरे धीरे जब पिघलता है तो वो अपना उतना स्थान को फिर से कवर कर लेता है। वह क्या होगा? उतना ही रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है। तो क्यों टूट जाता है दोस्तों? तो क्योंकि जमने से जल का क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। पानी जब जमता है तो उसका आयतन क्या होता है? जल का आयतन बढ़ता है, इसीलिए वो फट जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसके कारण दोस्तों? कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप में के बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा? घट जाएगा। जब हम शुद्ध जल में क्या करते हैं? डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं तो जल का पृष्ठीय तनाव क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का जो नियम है दोस्तों वो किससे संबंधित है? प्लावन के नियम से संबंधित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तेल जल के सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल जो है वह जल के सतह पर फैलता है। ऐसा क्यों होता है? तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है।
तेल का जो पृष्ठीय तनाव होता है दोस्तों जल से कम होता है, इसलिए वह फैल जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव के कारण द्रव का जो बूंद होता है वह गोलाकार होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण दोस्तों? तो सतहीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा वीडियो तैयार हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे फिर से अगले वीडियो में। इसी प्रकार का वीडियो हम लेके आते रहेंगे। दोस्तों आप लोग दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।